चलिए गाइस, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है वेंटो फैक्टर, जिसको हम लोग स्मॉल आई से लिखते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझे कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है। देखिए, हम सब लोगों को पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के, यानी कि सॉल्यूट की क्वांटिटी जितनी होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी होगी। लेकिन समस्या वहां पैदा हो जाती है जहां पर हमने डाला 1 मोल और अंदर जाके वो 2 हो गया, यानी कि डिसोसिएशन हो गया, या फिर हमने डाला 2 मोल अंदर जाके वो जुड़ गया, यानी कि एसोसिएशन हो गया। तो वहां तो क्वांटिटी चेंज हो गई, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसी आएगी ही नहीं। जरा समझे कैसे, क्या मतलब है इसका। देखिए, मैं यहां पर एक लिक्विड लेता हूं, जरा ध्यान से इसको समझेगा। ये एक लिक्विड है और मैंने यहां पर एक सोल्यूट डाला। क्या डाला? 1 मोल शुगर डाला सपोज। अब शुगर तो क्या होता है, ना तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब हमने 1 मोल डाला और 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करी तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही आ रही थी, क्योंकि हमको ये पता था ये 1 मोल है, अंदर जाके टूटता नहीं है, तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में ही आ रहा था। लेकिन समस्या तब पैदा हो गई जब हमने यहां पर 1 मोल NaCl डाला। अब हमने सोचा कि यहां पर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल के रिस्पेक्ट में आएगी, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर जाके टूटा, इसने 1 मोल Na+ दिया और प्लस में 1 मोल Cl- दिया। तो यहां आप सोच रहे थे कि 1 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होगा, लेकिन अंदर जाके क्या हो गया, ये तो 2 मोल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन आ रही है। इसका मतलब हमारी थ्योरेटिकल थिंग जो हम सोच रहे हैं, ये हमारी थ्योरेटिकल चीज है। जो थ्योरेटिकल चीज हम सोच रहे हैं और जो ऑब्जर्व हो रही है वो अलग है। बात को समझे। यहां पर ये टूटना एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को की कैलकुलेशन को क्या कर रहा है, गलत बना रहा है। तो उसे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फैक्टर की जरूरत है जिसको हम लोग वेंटो फैक्टर कहते हैं। जरा एग्जांपल के थ्रू समझिए। सपोज हम NaCl लें और हमको पता है कि NaCl कैसे टूटता है, वो टूटता है Na+ में एंड Cl- में, ठीक है। ये डिसोसिएशन हमको मालूम है। T=0 पर जब डिसोसिएशन चालू ही नहीं हुआ, सपोज मैंने NaCl के कितने मॉलिक्यूल लिए, 1, उस केस में Na+ कितने बनेंगे, 0, Cl- 0। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है, T=0 लिखा है। अगर T कोई एनी टाइम T ले ले, उस केस में NaCl पूरा टूट गया तो Na+ कितने बनेंगे, 1, Cl- भी कितने बनेंगे, 1। अब जरा समझिए, हम सोच रहे थे कि हमने डाला है 1, थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, थ्योरेटिकल थिंग क्या थी हमारी, 1, कि हम सोच रहे हैं कि हमने ऊपर से 1 ही डाला है। लेकिन समस्या ये हो गई कि वो 1 जो डाला वो अंदर जाके टूट गया, एक्चुअल में वो 2 दे रहा है। क्या दे रहा है, 2, एक Na+ और एक Cl-, यानी कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो तो है 2। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई जिससे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कभी सही आ ही नहीं सकती। ऑब्जर्वेशन हमारी 2 की है, थ्योरेटिकल में 1 ही सोच रहे थे। तो यहां पर हमें किसी फैक्टर की जरूरत है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ठीक करने के लिए, और उस फैक्टर का नाम क्या है, वेंटो फैक्टर I, जिसको हम कैसे लिखते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग कहते हैं वेंटो फैक्टर। अगर मैं कहूं आपसे कि इस केस के लिए आप I की वैल्यू निकालो, तो बताइए ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। तो कहें ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कितनी है, 2। थ्योरेटिकली आप कितना सोच रहे थे, 1, तो I का वैल्यू कितना हुआ, 2। सबको समझ में आ गया। ये हुआ डिसोसिएशन का केस। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एसोसिएशन का भी। तो ये तो हमारे पास डिसोसिएशन का केस है जिसको हम लोग यहां पर लिखेंगे। सो वी हैव सीन डिसोसिएशन केस। डिसोसिएशन का हमने केस देखा, और डिसोसिएशन के केस में हम लोग यहां पे एक टेबल बनाते हैं। क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पर क्या फर्क पड़ा, जरा हम उसको देखेंगे, ठीक है। डिसोसिएशन के केस में नंबर 1, इसको ऊपर लिख देता हूं, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या फर्क पड़ा उसको हम देखेंगे, नंबर 1, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ा उसको देखेंगे, एंड मोलर मास पे क्या फर्क पड़ा। किसके मोलर मास पे, जो हमने डाला सोल्यूट के मोलर मास पे क्या फर्क पड़ा। बड़े ध्यान से समझिएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, उस पे क्या फर्क पड़ रहा है डिसोसिएशन के केस में। जरा देखिए, जैसे ही डिसोसिएट होगा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएगी। ये देखिए NaCl कितना था, 1, डिसोसिएशन होने के बाद अब ये सोल्यूट की क्वांटिटी कितनी दिखाई दे रही है, 2। इस चीज को समझिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब ये भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन व्हाट अबाउट सोल्यूट मोलर मास, आप डाल रहे थे 1 मॉलिक्यूल, इस चीज को समझिए, ये पूरा 1 मॉलिक्यूल मैंने डुबा दिया, डाल दिया, अंदर जाके पता लगा वो तो 2 हो गए, तो मॉलिक्यूल का मोलर मास तो कम हो गया ना। तो इसका मतलब सोल्यूट का मोलर मास घटने लगता है इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। जरा ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ती है, लेकिन मोलर मास घटने लगता है, ये डिसोसिएशन का केस हो गया। तो
तो इसका जस्ट अपोजिट केस कौन सा होगा? एसोसिएशन वाला। एसोसिएशन का केस बता रहा हूं। एसोसिएशन का केस क्या, जरा समझे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मैंने यहां पर दो मॉलिक्यूल लिए CH3COOH के। ये कौन है? एसिडिक एसिड। इसको मैंने डाला किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। अब बेंजीन के अंदर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि एसिडिक एसिड बेंजीन में डालते ही उसका डाइमराइजेशन हो जाता है। मतलब हमने डाले दो लेकिन अंदर जाके हो गए एक, दोनों मिलके एक हो गए, CH3COOH होल ट्वाइस। ये कब है? जब ये 100% ही डाइमराइज हो जाए तब। ठीक है, तो मैं इसके मतलब समझाऊंगा आपको। सो फाइनली आपने डाले दो लेकिन हो गए एक। सोचिए आप कि आप थियोरेटिकली कितना सोच रहे थे कि मैंने तो दो डाले, ऑब्जर्व कितना आ रहा है? ऑब्जर्वेशन तो हमारी एक की है, इसका मतलब यहां तो गड़बड़ है। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आई की वैल्यू निकालो तो आई की वैल्यू क्या होती है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज 1। व्हाट अबाउट थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? दैट इज 2। जरा समझें। सो फाइनली आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 विच इज लेस देन 1। और यहां पर आई का वैल्यू कितना आ रहा था? जरा चेक करिए। यहां पर आई का वैल्यू था 2 विच इज मोर देन 1। तो आप समझिए कि यहां पर डिसोसिएशन केस में एक और टेबल बना सकते हैं आप। कैसी? एक और टेबल की जगह हम लोग बना देते हैं। चलो मैं यहां लिख दूंगा साइड में, ठीक है। सो फाइनली इस केस को मैं यहां लिख देता हूं। ये देखिए, सो मैं ये 1 है, डिसोसिएशन का केस है, ये एसोसिएशन का केस है, और साथ ही साथ हम इस टेबल में आई की वैल्यू को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आई की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू होती है मोर देन 1 और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू होती है लेस देन 1। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब एसोसिएशन के केस में जरा ध्यान से देखिए, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट पे क्या फर्क पड़ेगा। सोच रहे थे 2, निकल के आ रहा है 1, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट घट गया। अगर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट घट गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? घट गई। व्हाट अबाउट मोलर मास? आप डाल रहे थे 2, वो जुड़ के हो गया 1, इतना बड़ा बन गया। तो सोचिए क्या मोलर मास बढ़ा नहीं? क्या बिल्कुल बढ़ गया। इसका मतलब मोलर मास इस केस में बढ़ जाता है। तो ये चीज इसको मालूम पड़ जाती है, उसको उसके लिए टॉपिक बहुत आसान हो जाता है। ये टेबल बड़े ध्यान से देखिएगा। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू मोर देन 1, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू लेस देन 1। यहां पर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट बढ़ने लगती है, यहां क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट घटने लगती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस केस में बढ़ती है, मोलर मास इस केस में घटता है। अब खास बात पर आइए, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के एंटी प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? अगर ये दोनों बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, और ये दोनों घट रहे हैं तो वो बढ़ रहा है। इसका मतलब आई को हम लोग एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसका मतलब मोलर मास घट रहा है। तो अगर इसको मोलर मास के रिस्पेक्ट में लिखना तो क्या लिखोगे? तो देखिए, आई की वैल्यू को हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए, आई की वैल्यू एक तो लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो आई की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? इसका जस्ट उल्टा, थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली यहां पे वेंटो फैक्टर के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मोलर मास के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब आई दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? दैट इज आई इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। आप पूरा लिखिएगा, मैं यहां पर सिर्फ यहां पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखे, ये आई का मतलब निकलता है। यहां पर हमें दो फॉर्मूले मिल गए, सबको समझ में आ गया। सो हमें रिक्वायरमेंट समझ में आई कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या थी आई की। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए सॉल्यूट का, उस केस में हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आती है, तो हमें आई की जरूरत पड़ती है। हमें क्या करना पड़ेगा? वेंटो फैक्टर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, वेंटो फैक्टर कैलकुलेशन करने के बाद हम करेंगे क्या, जरा उसको भी देख लें। वेंटो फैक्टर कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जितनी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जरा चेक कीजिए इसकी कैलकुलेशन से क्या होगा। देखिए, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी RLVP, वो किसके इक्वल थी? वो थी XB के इक्वल, ये सबको पता होगा। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू स्मॉल m। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। और फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल्स टू CRT। अब हमको यह पता है कि ये सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के, वो तो हमें दिखाई ही दे रहा है यहां पर। देखिए, क्वांटिटी किसकी? सोल्यूट के। कैसे? यहां मोल फ्रैक्शन है किसके? सोल्यूट के। यहां मोलालिटी है किसकी? सोल्यूट की। यहां फिर मोलालिटी है किसकी? सोल्यूट की। ये क्वांटिटी तो बताती हैं। यहां पर C मोलारिटी है किसकी है? सोल्यूट की। तो हमें मालूम है
लेकिन अगर क्वांटिटी ही चेंज हो गई तो हमें यहां पर सब में चेंज दिखाई देगा, उस चेंज को हमें काउंट भी करना पड़ेगा। सो पहले केस में जो आपने लिखा था NaCl यानी डिसोसिएशन हो जाए तो यहां पर वेंटो फैक्टर कितना आ रहा था 2, तो हमें यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी कितनी मिलेंगी डबल, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। तो आप जैसे ही वेंटो फैक्टर कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो चेंज कैसे होगी, आपको सबको I से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। सभी जगह पे ये वेंटो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए अब ये फॉर्मूला चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, RLVP इज इक्वल टू I इंटू XB, ये क्या हो जाएगा I इंटू KB इंटू M, ये क्या हो जाएगा I इंटू KF इंटू M, और ये क्या हो जाएगा I इंटू C इंटू R इंटू T। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ये मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वेंटो फैक्टर पढ़ने के बाद। तो मैं यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं, अगर आपका, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर आपका सोल्यूट नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, नॉट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, अगर वो ना तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, उस केस में क्या होगा, I का वैल्यू 1, इजंट इट, क्योंकि वो ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट। आपने एक डाला, एक ही मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन भी 1 है, थियोरेटिकल भी 1 है, तो I का वैल्यू कितना हुआ 1। अगर ऐसा सोल्यूट हो जो कि ना तो डिसोसिएट होता ना ही एसोसिएट होता तो I का वैल्यू 1 है। अदरवाइज जरा चेक करो, अगर वो डिसोसिएट होता है यानी कि डिसोसिएशन वाला केस बने तो I का वैल्यू कितना बन रहा है, जरा चेक करो, I का वैल्यू मोर देन 1 बन रहा है, वहां पे मैंने लिखा है, टेबल को चेक करो। और थर्ड केस क्या है, अगर यहां पर एसोसिएशन हो जाए तो उस केस में I का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर होता है, सिंपल है। यहां पर चेक करो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबको समझ में आ गया। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोग चेक करेंगे कि I की वैल्यू क्या आती है, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो। चलिए चलिए गाइस, अब हम लोग वेंटो फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं ऐसे केस में जहां पर इलेक्ट्रोलाइट वीक हो। बड़े ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए सपोज हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जो कि वीक है, दैट इज CH3COOH। हमको सबको पता है कि एक वीक एसिड होता है, ध्यान से देखिएगा, और हमको ये भी पता है कि ये टूटता कैसे है, CH3COO माइनस और प्लस में H प्लस। अगर किसी को नहीं पता कि वीक एसिड होने से क्या होता है तो आपको बता देता हूं, आप जितना भी डालेंगे वो पूरा नहीं टूटेगा क्योंकि ये वीक है, उसमें कुछ ही पार्ट है जो टूटेगा, समझे। इसीलिए हम लोग इसके लिए क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जरा समझे मतलब क्या है। मैं कहता हूं T=0 पर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल डाले, ध्यान से समझिएगा, 100 मॉलिक्यूल, ये कितने बनेंगे, T=0 पर 0, ये भी 0। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है, T=0 टाइम में। और मैं कहता हूं कि कंप्लीट टाइम आ चुका है जब इसका पूरा डिसोसिएशन हो चुका है T=T टाइम पर, तो मैं कहता हूं कि इसके 100 में से सिर्फ 50 ही टूटे। मान लेते कितने टूटे, 50। देखिए पूरे नहीं टूट रहे हैं, पहले केसेस में हम लोग पूरे मान के चल रहे थे कि ये पूरे टूट जाते तो यहाँ 0 लिख दिया करते थे। मान लेते कि इसके 100 में से सिर्फ 50 ही टूटे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वीक है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो। इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो जिसको समझ में नहीं आता कि डीओडी क्या होता है, जरा समझें। आपने डाला कितना, 100, टूटा कितना, 50, तो देखिए 50/100 इस रेशियो को ही अल्फा बोलते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई, 0.5। बस इतना सा ही होता है और कुछ नहीं, समझे। अब आप ये सोचिए कि जब इसके एक से इसका कितना बनता है, 1, इसका भी कितना बनता है, 1, तो इसके कितने आपने तोड़े यहां से, 50, तो ये कितना बनेगा, 50, ये भी कितना बनेगा, 50, 50 बनेगा। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, मुझे ये बताइए कि अब यहां पर थ्योरेटिकली कितना था, आप कितना सोच के चल रहे थे कि हमने तो 100 डाले, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है। नाउ व्हाट अबाउट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखिए 50 + 50। कई लोगों का तो सिर्फ यही ध्यान होगा, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उस बकेट में इसके भी, ये भी तो एक सॉल्यूट है, इसके भी तो बचे पड़े हैं, तो ये भी तो काउंट होगा। तो टोटल काउंटिंग करनी है उस केस में आपको। बकेट में 50 मिल रहे हैं आपको H प्लस के, ये भी सॉल्यूट है, 50 मिल रहे हैं आपको CH3COO माइनस के, ये भी तो बचे पड़े हैं बकेट के अंदर, वो कितने हैं, 50। तो टोटल ऑब्जर्व कितनी हो रही है आपको, दैट इज 150। इस चीज को समझें, यानी कि थ्योरेटिकल वैल्यू आपने सोचे 100 डालें, लेकिन ऑब्जर्वेशन कितने की है, 150 की। तो यहां पर I की वैल्यू कितनी हो, जरा चेक करो। सो फाइनली I ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 150, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100, तो यहां पर I का वैल्यू कितना आ गया, 1.5। इस चीज को समझें कि इस केस में अल्फा की वैल्यू तो है 0.5 और I का वैल्यू है 1.5। अब हम क्या करेंगे, दोनों में रिलेशन निकालेंगे। तो इस चीज को समझ गए क्या आप, अगर इस चीज को समझ गए तो चलो इनके लिए हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं
कि अगर हम लोग इसको जनरलाइज बेस से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अभी हाल फिलहाल तो आपको कोई रिलेशन समझ में नहीं आ रहा, तो जरा समझें। पर ये तो समझ में आ गया ना अल्फा का मतलब वैल्यू क्या, अल्फा का मतलब क्या होता है। अल्फा का मतलब ये कि आपने कितना डाला और फाइनली कितना टूट रहा है, इसके रेशो को ही अल्फा कहते हैं। और यहां पर अल्फा और आई मैंने आपको इस केस में निकाल के दिखा दिया। सपोज एक जनरलाइज केस लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर क्या हुआ, सपोज हमने एक ए एन टाइप का सॉल्यूट लिया, बड़े ध्यान से समझिएगा, ए एन, ठीक है। ए के फुट में एन है, एन एक नंबर है और ए क्या है, उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कोई एक ऐसा सॉल्यूट है, वो टूटने के बाद कितने देता है, एन ऑफ ए के एन पार्टिकल देता है। सबको समझ में आ गया। सो टी इक्वल्स टू 0 पर मैं मान लेता हूं कि इसके कितने मॉलिक्यूल डाले मैंने, 1। क्लियर होता है। पर इसके कितने बनेंगे, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली इसके 1 डाले, इसके 0 है। अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या माना मैंने, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लेता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, दैट इज आपने कितने डाले और कितना टूट रहा है। आपने कितने डाले, 1, और कितना टूट रहा है वो सीधे अल्फा के इक्वल हो जाएगा। जरा समझें, किसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से देखें। अल्फा का वैल्यू क्या होता है कि फाइनली वो कितना टूटा, दिस इज, ये क्या होता है, ये कितना ब्रेक हुआ, वी कैन से, ठीक है, या डिसोशिएट हुआ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ मच डिसोसिएशन। और यहां पर क्या है, टोटल क्वांटिटी, कितना डाला आपने, टोटल क्वांटिटी। अब जरा सोचिए आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 है। तो आप ये बताइए कि टोटल डिसोसिएशन कितना हुआ है, अल्फा के इक्वल। सबको समझ में आ गया। सो इसका मतलब यहां पर अगर आपने 1 डाला है तो उसकी अल्फा वैल्यू ही है जो टूट रही है। तो आ जाओ जरा ध्यान से समझो, टी इक्वल्स टू टी टाइम पर 1 में से कितना टूटेगा, अल्फा, क्योंकि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है, अल्फा, क्योंकि आपने डाला ही 1 ही है। इस चीज को समझें। अच्छा, अब इसके 1 से अल्फा टूटा। अब जरा सोचिए, जब इसका 1 था तो यहां पर कितने बनते थे, ए के एन। आपने कितना तोड़ा, अल्फा, तो इसके कितने बनेंगे, एन अल्फा। जरा समझे, जब इसका 1 था तो इसके एन बनते थे, 1 का एन बनता था। तो यहां से अल्फा तोड़ा तो अल्फा का कितना बनेगा, एन अल्फा। अब आ जाओ यहां से आई का वैल्यू कैलकुलेट करो। सो फाइनली यहां पर आई और अल्फा में रिलेशन आ जाएगा। आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, नाउ लुक एट इट। ये 1 है जो आपका कौन सा वैल्यू है, थ्योरेटिकल, और इन दोनों को जोड़ दोगे जैसे कि वहां लास्ट केस में किया था, ये आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, हाँ या ना, जैसे यहां किया था। ये देखिए यही है 1 माइनस अल्फा। समझ पा रहे हैं, 100 माइनस 50 दैट इज 1। 100 में से 50 है तो 1 में से कितना हुआ, 0.5, यही तो है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस आपको क्या करना है, अल्फा प्लस ये एन अल्फा सबको जोड़ेंगे। यहां पे भी यही काम कर रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इसको जोड़ेंगे और यहां पर आपको लिखना है। तो टोटल देखिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल वैल्यू 1, दैट्स इट, हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये आई को होता है। अब यहां से क्या करो, आप अल्फा की वैल्यू कॉमन निकाल लो। सो आई इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू कॉमन निकाल लूं, सो 1, यहां पर क्या करते हैं हम लोग, अल्फा कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से अल्फा कॉमन निकालो तो यहां क्या बचा, एन माइनस 1, है ना, डिवाइड बाई 1 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पर अल्फा अपॉन एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू आई माइनस 1, है ना। ये 1 को वहां ले गया, अल्फा एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो यहां से अल्फा क्या आ गया, सो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ऊपर नीचे दोनों से माइनस साइन कॉमन ले ले तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, एक ही बात है। सो फाइनली यहां से हमने एक रिलेशन निकाल लिया और रिलेशन स्टैंड करेगा किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सबको समझ में आ गया। सो फटाफट से इसको लिख लो। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। आई यहां पर वेंटो फैक्टर है और एन क्या है कि आपको कितने पार्टिकल मिलते हैं। एन जरा समझें, ए एन से एन मिलते हैं, तो एन आपको कहां मिलेगा, आपको ये चेक करना है कि एन कितने मिलते हैं। नाउ व्हाट अबाउट अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। व्हाट अबाउट आई, दैट इज वेंटो फैक्टर। सो अल्फा और आई में रिलेशन होता है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो फटाफट से इसको लिख लो, ये केस हुआ। सो चलिए गाइस, इसका लास्ट केस ले लेते हैं। इस बार एसोसिएशन के केस में देखेंगे। लास्ट टाइम पे हमने डिसोसिएशन के केस में देखा है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसा वीक सब्सटेंस लेना है जिसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन को बीटा माना है हमने। क्या माना है, बीटा। एसोसिएशन का मतलब समझे, एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सपोज हमारे पास CH3COOH है और हमको सबको पता है कि ये अंदर जाके डाइमराइज हो जाता है किसमें, अगर हमने इसको बेंजीन में डाला तो सपोज कि बेंजीन में जाके डाइमराइज हो गया। डाइमराइज का मतलब एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH होल ट्वाइस। कितने डालने पड़ेंगे, देखिए बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाऊंगा ना, तभी तो डाइमराइज होगा। इसके 2 का 1 हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए,
t इक्वल टू 0 पर मैं मान लेता हूं कि इसके मैंने कितने पार्टिकल लिए 100, बड़े ध्यान से समझिएगा 100, तो t इक्वल टू 0 तो डाइमराइज कितने का होगा 0 का, डाइमराइज कितने पार्टिकल मिलेंगे 0, क्योंकि शुरू ही नहीं हुआ है डाइमराइजेशन। अब मैं t इक्वल टू t टाइम लेता हूं जब इसका डाइमराइजेशन शुरू हो गया। अब मैं कहता हूं क्योंकि ये वीक है तो यहां पर ये डाइमराइज होने के लिए सपोज 50 ही जाएंगे, कितने जाएंगे 50, बड़े ध्यान से समझेगा 100 के 100 डाइमराइज होने के लिए नहीं जा रहे, 100 में से कितने जा रहे हैं 50 ही जा रहे हैं डाइमराइज होने के लिए। अब सोचो 50 डाइमराइज होके कितने बनाएंगे 25, क्यों, क्योंकि यहां से 2 से इसका कितना बन रहा है, एक ही तो बन रहा है, तो इसके 50 से कितने बनेंगे 25, मालूम पड़ गया। 50 डाइमराइज होने जा रहे हैं तो 50 डाइमराइज हो चुके हैं, तो 50 के अब कितने हो जाएंगे 25। तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, थ्योरेटिकली हमने कितने डाले 100, t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू लिखी होती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल हमने कितने डाले 100, पर निकल के कितने आ रहे हैं सबको जोड़ दो, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, जरा समझे इसको, ऑब्जर्वेशन क्या है 75। तो यहां पर अगर मैं कहूं आपसे कि चलो आई का वैल्यू निकालो, तो आई का वैल्यू क्या निकालोगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 75 डिवाइड बाई थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 100, तो आपका यहाँ आई का वैल्यू आ रहा है 0.75 विच इज लेस देन 1। हमें पता है कि एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 आता है। अच्छा, यहां से आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकाल लो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको इस केस में हमने बीटा बोला है, मतलब क्या निकलता है, आपने डाला कितना 100, समझे, एसोसिएट होने के लिए कितने गए 100 में से सिर्फ 50, जरा समझें, तो यहाँ 50, तो ये कितना हो रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना आ रहा है 0.5, तो इसको आप अल्फा के इक्वल भी लिख सकते हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही तो आ रही है, जरा ध्यान से देखो, लास्ट केस में क्या थी 0.5, ये भी कितनी है 0.5, एक्चुअल में रेशो तो वही है, रेशो तो वही ले रहे हैं ना हम लोग, बात तो हम वही कर रहे हैं कि आपने कितना डाला और कितना टूटने या फिर जुड़ने गया, उसके रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग कई बुक्स में बीटा की जगह अल्फा भी लिखा होता है, कंफ्यूजन में मत आना, अल्फा बीटा एक ही बात है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा होगा या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो चलिए गाइस इसका जनरलाइज फॉर्म बनाते हैं, जरा समझें इसको, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग वहां पर भी लिखता हूं। देखिए सपोज हमने n मॉलिक्यूल्स लिए A के और अंदर जाके वो जुड़ते हैं, सभी के सभी जुड़ के क्या बना देते हैं AN, सबको समझ में आ गया। सो t इक्वल टू 0 पर लेते हैं सबसे पहले, सपोज मैंने t इक्वल टू 0 पर इसके कितने मॉलिक्यूल डाले 1, इसके कितने बनेंगे 0, क्योंकि अभी तो एसोसिएशन शुरू ही नहीं हुआ। t इक्वल टू t टाइम पर लेते हैं, देखिए 1 में से कितना जुड़ने जाएगा, जितनी इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को कितना मान लिया है 1, तो 1 में से कितना जुड़ने जाएगा बीटा, सबको समझ में आ गया। तो जरा ध्यान से देखिए 1 में से बीटा जुड़ने गया, तो बताइए an की वैल्यू कितनी होगी, कितना an बनेगा, तो जरा ध्यान से इसको देखिए, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, 1 में से बीटा गया तो an की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज बीटा बाई n। ये किसको समझ में आ गया, ये कैसे हुआ, जरा चेक करो, इसके n से इसके कितने बनते हैं 1, इसके n से इसके कितने बन रहे हैं 1, तो इसके 1 से कितने बनेंगे 1 बाई n, तो इसका बीटा गया है ना, तो बीटा से कितना बनेगा बीटा बाई n, तो मैंने यहां पर क्या लिखा है बीटा बाई n, सबको समझ में आ गया। तो फाइनली यहां पर थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है 1, ऑब्जर्व्ड कितनी है, सबको जोड़ दो, ये सारी की सारी आपकी क्या है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, आया ना, ठीक है। सो फाइनली यहां पर वेंटो फैक्टर निकालना है, तो चलो निकालते हैं। वेंटो फैक्टर I इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n, कई बुक्स में बीटा की जगह अल्फा भी लिखा है, जो मैंने यहां पर आपको बता दिया है, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, अपॉन यहां पर क्या करोगे नीचे की तरफ थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज 1, तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, दैट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n, सबको समझ में आ गया। अब आप एक काम करिए, इस 1 को यहां लेके आ जाइए, मैं इस तरफ सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। सो 1 को अगर इधर लेके आ गया, या फिर बीटा प्लस बीटा बाई n को यहां ले आओ, बीटा प्लस बीटा बाई n को मैं इस तरफ लेके आ गया और I को उधर ले गया, तो 1 माइनस क्या होगा I, ये सबको समझ में आ गया। अब बीटा यहां से कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई n विच इज इक्वल टू 1 माइनस I, तो यहां से बीटा किसके इक्वल आ गया। सो फाइनली ये रिजल्ट मैं यहां लिख देता हूं, सो बीटा इज इक्वल टू, देखिए बीटा इज इक्वल टू यहां पर आ गया 1 माइनस आई अपॉन, यहां पर क्या है जरा चेक करो, यहां पर क्या होगा n एलसीएम ले ले तो n प्लस 1 अपॉन n, तो यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं n, ठीक है, और नीचे क्या लिखूंगा n प्लस 1, ये देखिए बड़े ध्यान से इसको। सो फाइनली ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया, आप बीटा की जगह अल्फा भी लिख सकते हो, कई बुक्स में इसको अल्फा भी लिखा हुआ है। सो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी n 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस n, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। सो फाइनली ये फॉर्मूला हो गया।
लेकिन आपको अगर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सिर्फ आप इतना याद रखो। देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसको याद करने की, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन के केस में आपको आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। सबको समझ में आ गया। एसोसिएशन के केस में क्या होगा पता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बाकी फॉर्मूला तो आप बाद में भी बना लोगे। सो एसोसिएशन केस में आई इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस अल्फा। अगर मैं कहूं कि बीटा अल्फा एक ही है, जो कि मैं आपको बुक्स में अल्फा मिलेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी अल्फा लिखा होता है कई बुक्स में उसको बीटा लिखा होता है, पर एक ही बात है 1 माइनस अल्फा प्लस यहां पर क्या लिखना है अल्फा बाई एन, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। ध्यान से देखो, एसोसिएशन डिसोसिएशन केस में एन मल्टीप्लाई में आता है, जबकि एसोसिएशन के केस में एन डिवाइड में चला जाता है। बाकी सब चीजें सिमिलर हैं। अगर आपको ये याद रह गया तो आपका काम हो गया, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे आप डिराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आता है। सो फाइनली ये मतलब निकलता है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन में आई और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को जरूर देखिए, आपको इससे अंदाजा होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, जिससे मैं आपको बार बार इसका इस्तेमाल करूंगा, तो न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा समझ में आएगा कि इन सबका मतलब क्या होता है। टिल देन गाइज, आपको फिर से इस वीडियो में होमवर्क दिया है, ध्यान से याद से अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।